हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ठीक, अब इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को समझने से पहले हमको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में यूज करेंगे। इस वजह से वर्चुअल वर्क को पढ़ने से पहले, मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को पढ़ने से पहले हम वो जो टॉपिक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब वहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लियर? तो अब हम उसको स्टार्ट करने के पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे और इसको समझ लेंगे, तब फिर उस पर क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो वो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे पहले भी क्लासिकल मैकेनिक्स का लगभग 11-12 लेक्चर बना चुका हूँ। आप सीरीज वाइज देखिए तो काफ़ी इन्जॉय करते हुए आएंगे। डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो लेक्चर को सीरीज वाइज देखते रहिए और क्लासिकल मैकेनिक्स को इन्जॉय करते रहिए। अब देखिए यहाँ इसके नाम में क्या जुड़ा हुआ है, वर्चुअल जुड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और उसके आगे एक वर्ड वर्चुअल जुड़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया गया, इसको मतलब इसके पोजीशन को चेंज कर दिया गया। ए पर था, अब ये बी पे चला गया, तो यही क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो आप फैमिलियर है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन इसके आगे एक वर्चुअल वर्ड जोड़ा गया है। तो आपको ये भी पता है वर्चुअल मीन्स आभासी, मतलब एक काल्पनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे लेंस वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, याद करिए, तो हम क्या करते थे कि एक रियल इमेज बन रहा है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो रियल वाला तो हम ठीक है वास्तविक इमेज है, लेकिन वर्चुअल वाला क्या करते थे, इमेजिंग करते थे कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे जब हम लोग छोटे रहते थे तो रात तो क्या सोचते थे, घर के बाहर निकलेंगे भूत पकड़ लेगा, या पर्दे के पीछे देखते थे तो लगता था कोई घूम रहा है, ये सब चीज़ें होती थी। तो हम क्या, वास्तव में तो कोई नहीं होता था, लेकिन लगता था चुड़ैल आ गई है, भूत आ गई है, पर्दे पीछे नहीं देखना है। तो वो सब क्या इमेजिनेशन था, हम सोचते थे, मतलब वो सब वर्चुअल इमेज आप कह सकते हैं। ठीक, जो हमारे दिमाग में काल्पनिक चीज़ें थी वो आती थी। उसी तरीके से इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में भी सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। पहले आप बता देता हूँ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पे क्या लगेंगे, कुछ फोर्सेस लगेंगे और कुछ कंस्ट्रेंट लगेंगे। तो उन फोर्सेस और कंस्ट्रेंट को बिना उल्लंघन किए, उन फोर्सेस का, जैसे एक सिस्टम है, मान लीजिए मार्कर एक सिस्टम है, इस पर क्या होगा, कुछ इस पर मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया और कुछ इस पर फोर्स लगाया। अभी सिस्टम लेकर समझाऊंगा। ठीक, तो इस पे सिस्टम पे फोर्स और कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, तो इस सिस्टम पर लगने वाले फोर्स और कंस्ट्रेंट का बिना उल्लंघन किए, फोर्स और कंस्ट्रेंट के कंडीशन का बिना उल्लंघन किए, अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या, कोऑर्डिनेट में, इसके पोजीशन में क्या करें, एक छोटा सा इन्फाइनेटेसिमल और एक इंस्टेंटेनियस, छोटा और क्षणिक चेंज करते हैं, चेंज मानते हैं, करते नहीं, चेंज एज्यूम करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डेफिनेशन टेढ़ा है, इस वजह से आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान ले रहा हूँ ये कोई सिस्टम है, तो जब सिस्टम है तो इस पर कुछ कंस्ट्रेंट लगेंगे, कुछ इस पर फोर्स लगेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट का कंडीशन होगा, कुछ फोर्स भी लगेगा। क्लियर रहना चाहिए। कंस्ट्रेंट क्या होता है उसको मैं पीछे बता चुका हूँ। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इस पे जब कंस्ट्रेंट लगेगा और कुछ फोर्स का कंडीशन होगा, तो अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस सिस्टम का मानना है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस सिस्टम का क्या होगा, वर्चुअल मानना है, क्योंकि वास्तव में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, हम एज्यूम करते हैं इसलिए मानना कर रहे हैं, हम इमेजिंग करते हैं इसलिए मानना कर रहे हैं। क्लियर? तो इस सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम अगर चेंज करें, मान ले रहे हैं चेंज हो रहा है, चेंज करें नहीं, हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि मान ले रहे हैं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन बिना कंस्ट्रेंट के कंडीशन और फोर्स के कंडीशन का उल्लंघन किए। तो जो इसमें छोटा सा हम इन्फाइनेटेसिमल और इंस्टेंटेनियस चेंज मानते हैं वही हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, मतलब कोई सिस्टम पे फोर्स लग रहे हैं और कंस्टेंट फोर्स भी लग रहे हैं, तो उस दरमियान उस फोर्सेस को और कंस्टेंट फोर्सेस के कंडीशन का बिना उल्लंघन किए अगर हम मानते हैं उसमें एक
एज्यूम या इमेजिंग करना, जो आप कहिए मान रहे हैं कि एक उसमें छोटा सा इन्फाइनेटेसिमल और इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और चूंकि इंस्टेंटेनियस चेंज है, इस दरमियान जो आपका टाइम होता है, टाइम हेल्ड कांस्टेंट, मतलब टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा टी जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ओआरआर कोऑर्डिनेट, कॉन्फ़िगरेशन कहिए या कोऑर्डिनेट कहिए, ऑफ अ सिस्टम एज द रिजल्ट ऑफ एन इमेजिंग इन्फाइनेटेसिमल इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट दैट इज कंसिस्टेंट विथ फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट imposed on the system, it is denoted by delta RE, full stop। ठीक, इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा आर ई, सॉरी डेल आर ई कहिए आप, इसको डेल पढ़ा, डेल आर आई। ठीक, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल आर आई से। तो जो मैं चीज़ बताया हूँ कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किसी सिस्टम का क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप सिस्टम के कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज, ठीक, वो क्यों होता है, किस चीज़ का रिजल्ट होता है, क्या लिखा गया है, एज द रिजल्ट ऑफ इमेजिंग, मतलब हम मानते हैं कि इन्फाइनेटेसिमल मतलब बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, इन्फाइनेटेसिमल, इंस्टेंटेनियस और बहुत कम टाइम में, मतलब टाइम क्या हो, लगभग कांस्टेंट हो, इन्फाइनेटेसिमल एंड इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा हो, हम मान रहे हैं एक इन्फाइनेटेसिमल, एक बहुत छोटा, और एक बहुत इंस्टेंटेनियस क्षणिक, जो हम वास्तव में उसको मेजर नहीं कर सकते, एज्यूम बस कर रहे हैं। ठीक, तो क्षणिक चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट में, और कंडीशन क्या है, विथ एंड दैट इज कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंट है विथ द फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन द सिस्टम, और वो कंसिस्टेंट है किस पे, फोर्सेस और कंस्ट्रेंट का मतलब कि फोर्स और कंस्ट्रेंट के कंडीशन का बिना उल्लंघन किए, मतलब उसका पालन कर रहा है। क्लियर है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका डेल आर आई कहलाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर आगे क्या लिखे हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्चुअल, वर्चुअल मीन्स आभासी, काल्पनिक, और एक्चुअल मीन्स वास्तविक डिस्प्लेसमेंट्स डी आर आई, ये वास्तविक डिस्प्लेसमेंट को डी आर आई से लिखा जाता है, ऑफ द सिस्टम अकरिंग इन अ टाइम इंटरवल डी टी, और उसमें क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल डी टी होता है। अगर आप वास्तव में जो डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, तो जब सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ हम टाइम इंटरवल भी इसमें काउंट करते हैं कि इतने टाइम में dt, मतलब 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचा होगा, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँचा होगा। लेकिन जो वर्चुअल होता है उसमें जो आपका dt होता है, ये क्या होता है, 0 होता है, मतलब टाइम आपका कांस्टेंट होता है। ये अंतर है। क्लियर। मुझे पूरा उम्मीद है आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन को, के डेफिनेशन को समझ गए होंगे। ओके, अब इन वर्ड का मतलब हम देखते हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझा दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कभी आपको डाउट ना हो। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इन्फाइनेटेसिमल का मतलब देख लेते हैं, और फिर कंसिस्टेंट विथ फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट को देख ले रहे हैं। ठीक, तब इसका मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हम जो डेफिनेशन में स्टेटमेंट दिए थे, आप कॉपी में नोट ही किए होंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, चेंज इन एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, कोऑर्डिनेट। ठीक, तो एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट में क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इट कैन बी चेंज ऑफ सिंपल कोऑर्डिनेट और कैन बी ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है या तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का हो सकता है, या तो सिंपल या कार्टेशियन, उसी को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब चेंज होगा तभी ना हम एज्यूम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो इस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो गया, चेंज इन एक्स वाई हो गया। जो डेफिनेशन हम वर्ड लिखे थे उसी को पिक आउट किए हैं और यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और हम लोग लिखे थे, इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन बट वेरी स्मॉल। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम पेंडुलम कंसिडर करें तो मान ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पेंडुलम है किसी क्षण, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, एक्स डैश वाई डैश हो जा रहा है। तो चेंज इन एक्स वाई हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम मान लिए, इधर भी मान सकते हैं।
इधर भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, ऊपर भी मान सकते हैं, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन बट वेरी स्मॉल, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन माने ये बहुत स्मॉल होगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो के बराबर होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो बट नियरली इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये कंडीशन होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का। और ये क्या, तीसरा क्या है? कंसिस्टेंट विथ फोर्सेस एंड कांस्टेंट्स, ठीक। मतलब जो फोर्स और कंडीशन, मतलब फोर्स के कंडीशन और जो कांस्टेंट के कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? वायलेट नहीं होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको फॉलो करते रहना चाहिए। मतलब जो इसमें कांस्टेंट, अगर सिंपल पेंडुलम देखिए तो इसमें क्या कांस्टेंट लगता है? एक कांस्टेंट लगता है टी, ठीक। ये तो फोर्स है, कांस्टेंट क्या है कि यल कांस्टेंट है, लेंथ इसका कांस्टेंट मानते हैं कांस्टेंट का। और दूसरा कांस्टेंट क्या लगाते हैं सिंपल पेंडुलम में कि एक प्लेन में क्या करेगा? मूव करेगा, जिसका क्या नाम होगा? एक्स वाई प्लेन। अगर बोर्ड को हम एक्स वाई प्लेन माने तो इसका कांस्टेंट क्या होगा कि ये एक्स वाई प्लेन में क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, तो दो कांस्टेंट कंडीशन है, ये फॉलो करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो इस पर फोर्स लग रहा है, जैसे टी इस पर क्या है? फोर्स है, वो नहीं चेंज होना चाहिए। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एकदम स्मॉल होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन होता है किसका? कांस्टेंट का। देखिए सॉरी, ये सब कंडीशन होता है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए ये चार, अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछता है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन क्या है, तो बस ये चार लाइन आप बता दीजिए, बस काम खत्म। पहला क्या लाइन होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना चाहिए। क्वांटम चेंज होगा तभी तो हम मानेंगे कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? चेंज इन कोऑर्डिनेट होना चाहिए। या तो कार्टेशियन हो सकता है, तो क्या हो सकता है आपका? जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? नो चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स। उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब ये जो आपका, मान लीजिए इस पर एक फोर्स हम लगा के इसको क्या किए? ऐसे डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो जो फोर्स है इसका एक्सटर्नल फोर्स, अभी आगे एग्जांपल समझेंगे एक्सटर्नल फोर्स को, ठीक। तो वहाँ पर बताया जाएगा। बस यहाँ पे दिमाग में रख लीजिए कि नो चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स। और तीसरा कंडीशन, नो टाइम शुड बी टेकन। कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको बताया ना, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टाइम कांस्टेंट हो, मतलब इंस्टेंटेनियस होना चाहिए। जो dt हो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक। और चौथा कंडीशन, नो चेंज इन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का जो कंडीशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम पेंडुलम को लेके देखेंगे कि क्या इसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा समझ लिया जाए तो फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पेंडुलम को लेके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पेंडुलम के केस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ठीक। तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक पेंडुलम है, ठीक। ये क्या है आपका? यल है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? यल है आपका। ये क्या है आपका? बाब है। और इसको मैंने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया और बाब यहाँ चला गया। तो अगर बाब का वेट क्या है? यम है। तो अगर इसका मास क्या है? यम है, तो इसका जो वेट होगा mg नीचे की तरफ होगा। क्लियर? और ये क्या होगा? अगर ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? mg cos थीटा हो जाएगा। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कंपोनेंट में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और ये क्या होगा आपका? mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इस पर क्या लगेगा? एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं, ठीक। तो मतलब इस केस में अगर देखा जाए तो अगर पेंडुलम के अंदर हम थोड़ा सा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये मान ले रहे हैं कि यहाँ पहुँचा। अब हम इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि बाद कुछ देर बाद जो है एक इन्फाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर रहे हैं। मान ले रहे हैं कि बाब यहाँ आ जा रहा है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सा कांस्टेंट फोर्स इसमें है। तो टी क्या है इसमें? आपका कांस्टेंट फोर्स है। टी क्या आपका? कांस्टेंट फोर्स है, ओके। और यल क्या है आपका? कांस्टेंट कंडीशन है। यल क्या है आपका? कांस्टेंट कंडीशन है। यल क्या है आपका? कांस्टेंट कंडीशन है। और टी क्या है आपका? कांस्टेंट फोर्स है। और mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा आपके क्या हैं? अप्लाइड फोर्स हम कह दे रहे हैं। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, ओके। तो ये सब कंडीशन है, ये तीन कंडीशन मैंने लिखा है, ठीक।
अब देखिए जब इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है कि नहीं। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जो कांस्टेंट फोर्स है उसका कंडीशन नहीं चेंज होना चाहिए, जो यल कांस्टेंट कंडीशन है उसका कंडीशन नहीं चेंज होना चाहिए, और जो एक्सटर्नल फोर्स, मैं मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई किया तो उसका कंपोनेंट mg cos थीटा, या अप्लाइड फोर्स ना करके आपको इसका जो वेट है उसके वजह से इसका जो पार्ट है उसके फोर्स को भी कर सकते हैं। ठीक, कि मैं फोर्स अप्लाई किया तो वेट यहाँ पे इसका नीचे तरफ लगेगा, इसके दो कंपोनेंट ये हम कर सकते हैं अप्लाइड फोर्स ना करके। ठीक, तो अब देखिए जब ये यहाँ पर आ रहा है तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जो mg cos थीटा था अब वो mg cos थीटा ना होकर थीटा का वैल्यू कुछ कम होगा, थीटा का वैल्यू कुछ कम होगा, तो जो यहाँ पे t लगेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, mg cos थीटा लगेगा। मान ले रहे हैं अब थीटा थीटा ना रखे थीटा डैश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा डैश हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स का कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है T = mg cos थीटा होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे मान ले रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हम किए छोटा सा, तो उसके वजह से थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो उसको मैंने थीटा डैश मान लिया। तो अब जो T = mg cos थीटा है वो T ना होकर कुछ और वैल्यू आएगा, मान ले रहे हैं ये क्या हो गया, T डैश हो गया। ठीक, इसको T डैश कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो कांस्टेंट फोर्स का कंडीशन है वो चेंज हो जा रहा है। यल तो मान ले रहे हैं कांस्टेंट है कि जो इनइलास्टिक स्ट्रिंग है, तो यल को मान ले रहे हैं क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट फोर्स है वही आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। किसमें, अगर इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बाब का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, चाहे इधर भी करेंगे तब भी क्या होगा, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू तब भी चेंज हो जाएगा, जिससे अगर हम इन फोर्स को अप्लाइड फोर्स नाम दे दें तो क्या होंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे। वास्तव में अप्लाइड फोर्स क्या है, जो जिस फोर्स से हम क्या कर रहे हैं इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये जो फोर्स है वास्तव में ये तो उसके वेट की वजह से लगने वाले फोर्स हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर दूसरा कंडीशन मान रहे हैं, पेंडुलम को एक कंसिडर करके दूसरा कंडीशन मानते हैं। सेकंड कंडीशन क्या मान रहे हैं, मान लीजिए क्या है, बाब लगा हुआ, यहाँ से क्या है, इस पे बाब क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, बाब किसी क्षण यहाँ था, अब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ही क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपका बढ़ गया, एक स्ट्रिंग में ही क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो अब क्या होगा, ये देखिए स्ट्रिंग क्या हो गया नीचे, मतलब बाब यहाँ था अब यहाँ चला गया। तो इस कंडीशन में देखिए टी क्या था, ये तो कांस्टेंट वगैरह सब सेम रहेंगे, ये टी जैसे ये पूरा केस है सेम वही पूरा केस ये होगा। इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट क्या किए, इधर ना करके इसी का डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिए हैं। ठीक, तो जब इधर डिस्प्लेसमेंट कर दिए तो इसका मतलब जो यल हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए था, जो कांस्टेंट का कंडीशन यल कांस्टेंट रहना चाहिए था, वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसके केस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। ठीक, किस सिस्टम पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सटीक बैठेगा उसको भी आगे जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डिस्कस करेंगे तो उसमें इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे चलते हैं। ठीक, इसमें देखिए पेंडुलम केस में क्या है, इस अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका तब भी कंडीशन क्या हो रहा है, इन कंडीशन का उल्लंघन हो रहा है तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर लेंथ बढ़ जा रहा है तो यल कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका, यल कांस्टेंट रहना चाहिए पेंडुलम केस में। इस वजह से क्या होगा, जो आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है वो क्या होगा, नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस सेशन में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को देख चुके हैं और वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसमें हम लोग यूज करेंगे। जो मैं ये टॉपिक बताऊंगा इसमें एक एग्जांपल भी कंसिडर करूंगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। ठीक, तो आप एग्जांपल को नोट्स में मत लिखिएगा, बस ये डेफिनेशन लिखते आइए, क्योंकि आपको अगर बुक वगैरह देखेंगे तो बस डेफिनेशन वगैरह बुक में दिया है। ठीक, और एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन ही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ओके, एग्जाम्पल में जो समझाऊंगा उसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट्स में मत लिखिएगा। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं, इसको स्टार्ट करते समय आप देखे होंगे जितना भी क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ा गया है सबका जो स्टार्टिंग की पॉइंट है क्या है, सिस्टम। और जैसे सिस्टम का नाम ले रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब सिस्टम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मिलाकर बना होगा। 100 पार्टिकल, 200 पार्टिकल या 1 लाख पार्टिकल, 10 लाख, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक,
तो मतलब सिस्टम का नाम लिए तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्टिकल। ठीक, तो ये क्या हो गया, सपोज अ सिस्टम, एक सिस्टम हम मान लिए और ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, और जो हमारा सिस्टम माने हैं वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, विराम अवस्था में। वो क्या है, साम्य अवस्था में है। दैट इज टोटल फोर्स ऑन द ईच पार्टिकल इज जीरो। ठीक, तो इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ये क्या है, कोई आप एक सिस्टम है, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मिला के बना होगा। मान ले इधर इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इधर से भी इस डायरेक्शन में इसके उल्टे डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10 न्यूटन इधर से भी लगा रहे हैं, 10 न्यूटन इधर से भी लगा रहे हैं, तो सिस्टम जस का तस अपने जगह पे पड़ा रहेगा। क्लियर है, जस का तस क्या रहेगा, अपने जगह पे पड़ा रहेगा। जैसे आप अपने आप से रिलेट करिए, कॉलेज जाते होंगे, टीचर कहते होंगे पढ़ने के लिए, घर पे गार्जियन कहते होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं मन करता तो आप नहीं पढ़ते हैं, मतलब आप भी क्या होते हैं, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। जब एग्ज़ाम आता है जल्दी नोटबुक खोलना, बुक खोलना शुरू करते हैं। तो वही कंडीशन इसके साथ भी है, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जस का तस पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ से जो लगने वाला इस पर फोर्स है वो क्या हो रहा है, उसका जब सम कर रहे हैं तो जीरो हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, मतलब वही लिखा गया कि टोटल फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज जीरो। और सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है कि सिस्टम पे हर एक पार्टिकल पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस टाइम पे इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इसी को क्या कर सकते हैं हम, स्टैटिक कंडीशन भी कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक मतलब विरामावस्था में सिस्टम आपका क्या है, बना हुआ है। ओके, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे देन क्लियरली Fi डॉट डेल आर आई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो Fi है, जो आपका Fi सबसे पहले देख लीजिए कि जो आपका Fi है, I मतलब क्या, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। मान लीजिए 100 पार्टिकल का सिस्टम है, तो 50वां पार्टिकल, 60वां पार्टिकल, पहला पार्टिकल, 10वां पार्टिकल, कोई पार्टिकल हो सकता है। तो उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स आपका क्या है, जीरो है। क्लियर, तो जब Fi जीरो है तो Fi इंटू डेल आर आई भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक, जैसे इस समझिए कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में हो ही नहीं रहा है, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, तो वर्क क्या होगा, आपका जीरो होगा। इसको हम ये भी तो कर सकते हैं कि Fi इंटू डेल आर आई आपका क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो F इंटू डेल आर आई आपका जीरो होगा, क्योंकि जो यहाँ से वर्क होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। क्लियर, तो उस चीज़ को देखिए लिखे हैं। इस लाइन के बाद देखिए लाइन लिखा गया है कि फोर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देन द आंसर विल बी जीरो एंड इट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। ठीक, तो अब देखिए इसके नीचे हम पूरे सिस्टम को कंसिडर करके लिख दिए हैं कि द सम ओवर ऑल द पार्टिकल्स मस्ट बी जीरो, कि जो हर एक पार्टिकल के सम होगा वो क्या होगा, हर एक पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसका जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, आपका जीरो है, मतलब नेट फोर्स क्या है, आपका जीरो है। तो उसी चीज़ को लिखा गया है। तो अब समेसन लगा दिए हैं। समेसन क्या है, Fi डेल आर आई इक्वल टू क्या है, जीरो। ये डेल आर आई आपका क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक आभासी डिस्प्लेसमेंट है, वो होता ही नहीं है, वास्तव हम कल्पना करते हैं। तो जब नेट ये क्या है, यही वैल्यू जीरो है, तो ये ओवरऑल वैल्यू जीरो होना चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं, जब Fi जीरो कर देना है तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वर्क नहीं होगा। क्लियर, तो अब ये स्टेटमेंट हो गया कि फोर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विथ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देन आंसर विल बी जीरो एंड इट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। और इसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वर्चुअल वर्क होगा। ठीक, अब आगे क्या एग्जाम लिखना उसी को देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके बाद हम लोग ये जो स्टेटमेंट था फोर्स वाला, आप पीछे सेशन में देखे थे। अब ये क्या, जो फोर्स है Fi मतलब ith पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आप माने 50वां 60वां जिस पे लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, मतलब वो दो पार्ट उसके होंगे। एक क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा Fia, या आप अपने बुक में देखेंगे Fie लिखा हुआ, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उसको कहते हैं। दोनों चीज़ सेम है।
एंड द फोर्स ऑफ कंस्टेंट Fi। मतलब जो ये Fi है आपका, ये क्या है, दो फोर्स इसके अंदर समाहित हैं। एक क्या एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स FIA और दूसरा क्या फोर्स ऑफ कंस्टेंट Fi। तो इसका मतलब इस Fi की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट जो पीछे सेशन देखे थे इसके जगह ये हम पूरा लिख सकते हैं। ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं कि FIA डॉट डेल RI समेसन I। अब जितने पार्टिकल रहेंगे, अगर मान ली 100 पार्टिकल हैं तो I इक्वल टू 1 to 100 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, प्लस समेसन I FI डॉट डेल RI इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एक कंडीशन है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि एज्यूम दैट वी कंसिडर ओनली दो सिस्टम इन विच द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट इन 0। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन में एक कंडीशन है क्या कि उस टाइम पे हम वही इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन जो होता है, वर्चुअल वर्क होता है, वो उन्हीं सिस्टम पे लगता है जिसमें जो नेट वर्क डन होता है फोर्स ऑफ कंस्टेंट द्वारा, वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो जितने डिफरेंट टाइप के फोर्स ऑफ कंस्टेंट हैं, अगर उनके वर्क को आपस में सम किया जाए तो उसका जो नेट वैल्यू है 0 है, तो वो कंडीशन क्या लगता है, इसमें अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो FI है ये क्या, दो फोर्स होंगे इसमें। एक क्या होगा आपका अप्लाइड फोर्स, दूसरा क्या होगा FI स्मॉल FI। मतलब ये एक फोर्स ऑफ कंस्टेंट, आप बुक में देखेंगे तो इसको FC कहीं के लिखा हुआ, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं सिंबल। ठीक, तो ये क्या होगा, इसके जगह जब पुट करेंगे, किसके जगह, इसको हम इसके जगह पुट कर रहे हैं, समेसन I FI डेल RI की जगह पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बार इसको लिख दिए और एक बार इसको लिख दिए, समेसन दोनों जगह। अगर यहाँ ब्रैकेट में से लिखें तो बात तो वही है ना, FIA प्लस क्या हो जाएगा FI और फिर समेसन इधर है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप तो यही लाइन आएगा। तो उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। ठीक, और फिर क्या कर दिया, इक्वेशन में फर्स्ट में कंडीशन लगा दिया कि जो कंस्टेंट फोर्स हैं उसके वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन विच द नेट वर्क डन बाय द कंस्टेंट फोर्स, वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर, तो उसके वजह से वर्क डन 0 होने का मतलब ये समझिएगा कि जो सम है, जो कंस्टेंट डिफरेंट कंस्टेंट फोर्स हैं, उसके वजह से जो नेट वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे, उसका जो सम है वो 0 है। ठीक, नेट फोर्स नेट वर्क डन 0 है। ठीक, ये चीज़ समझिएगा। तो इस जब ये हम वैल्यू FI का वैल्यू क्या कर रहे हैं, नेट वर्क डन, मतलब ये जो वैल्यू है पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि FI फोर्स ऑफ कंस्टेंट है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल RI है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया ये कंडीशन लिखने पे। तो हमारे पास क्या बचा, बस अप्लाइड फोर्स बचा इनटू डेल RI इक्वल टू 0 बचा। यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है। यही जो स्टेटमेंट है, इसको लगाने के बाद जो इक्वेशन मिलता है, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। और इसमें देखिए बस अप्लाइड फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये बताता है कि अप्लाइड फोर्स से होने वाला जो मतलब अप्लाइड फोर्स के कंडीशन में जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल के अंदर हो रहा है, तो अगर उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो जो आपका वर्चुअल वर्क होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब जो नीचे क्वेश्चन लिखे थे उस पिछले सेशन, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। और यही क्या है, इस आपका फाइनल एक्सप्रेशन है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का। और इसको कैसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड इट इज़ स्टेटेड एज इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाए थे। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा देन द वर्चुअल वर्क फॉर सिस्टम ड्यू टू अप्लाइड फोर्स विल वैनिश। तो जो वर्चुअल वर्क होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा, वो क्या होगा, 0 होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। ठीक, अब ये हम लोग का कैसे आया था, हम लोग फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से, मतलब जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से जो वर्क माने थे उसको क्या किए थे, 0 एज्यूम किए थे। मतलब नेट वर्क जो था फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से वो क्या था, 0 था। तो वो कैसे 0 होगा, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए अगले सेशन में देखते हैं कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को किस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे 0 होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हम लोग एक स्टेटमेंट लगाए थे ना कि एज्यूम जो वर्क डन हो रहा है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के वजह से, उसका जो नेट वैल्यू होगा वो 0 होगा। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के वजह से जो वर्क डन हो रहा है उन सब नेट वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, सम ऑफ 0। ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से वर्क डन हो रहा है वो 0, नहीं,
दोनों में अंतर है। जो टोटल कंस्टेंट फोर्स लग रहे हैं उनके वजह से जो सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है उसका सम जीरो हो रहा है, न कि सिस्टम पे लगे कंस्टेंट के वजह एक सिंगल कंस्टेंट फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। ठीक, आइए अब समझते हैं, नहीं तो आप शायद स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बुक में बस जितना नोट्स बनवाया हूँ उतना ही होगा, लेकिन कैसे फोर्स ऑफ कंस्टेंट को जीरो किया जाएगा उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, मैं एक ट्रायंगुलर शेप का एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ और मान ले रहा हूँ कि जो ये सरफेस है इसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा है और इधर वाले सरफेस का इंक्लिनेशन क्या है, बीटा है, और दो मास हम कंसिडर कर ले रहे हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, और ये एक पुली से जो पुली यहाँ पर है उसके थ्रू एक रस्सी लगाया गया है और दोनों से उसको फिक्स किया है। अब शायद आपको क्लास 11 का फ्रिक्शन याद आ रहा होगा, तो यस हम लोग फ्रिक्शन पे ही आ गए हैं। ठीक, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में ही एंटर कर गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसको समझ रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट है वो सिस्टम के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो कंस्टेंट कंडीशन है वो सब चेंज नहीं होना चाहिए, सब कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं। पहला कंडीशन ये लगा रहे हैं कि जो हमारा ये पुली है वो क्या है, मासलेस है। दूसरा कंडीशन ये लगा रहे हैं कि जो हम रस्सी लगाएं, जो स्ट्रिंग लगाएं वो क्या है, इनइलास्टिक है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लंबाई फिक्स है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा ये सरफेस है ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये कंडीशन हम लगा दिए। ठीक, तो अभी देखिएगा फ्रिक्शनलेस सरफेस कंडीशन लगाए हैं ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस कंडीशन लगाए हैं, तो इस कंडीशन देखिएगा आपका जो कंस्टेंट फोर्स की वजह से जो नेट वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। और अभी ये भी बताएंगे कि जैसे ही ये फ्रिक्शन वाला सरफेस कर देंगे तो जो नेट फोर्स होगा आपका जीरो नहीं आएगा। दोनों में अंतर है, कंडीशन का उल्लंघन करते ही जो कंस्टेंट फोर्स की वजह से नेट वर्क डन होने वाला है वो जीरो नहीं होगा। ठीक, इस चीज़ को भी समझा जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब m1 है तो क्या होगा, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ आएगा, m1g होगा। ठीक, रिजॉल्व करना तो आप जानते हैं, इसको मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूँ, नहीं तो और लंबा लेक्चर जाएगा। ठीक, जब ये अल्फ़ा है तो इधर जो इसका कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, m1g cos अल्फ़ा हो जाएगा, और इधर जो इसका कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, m1g sin अल्फ़ा हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पर इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए क्या होगा, एक टेंशन इधर मान ले रहे हैं काम करेगा, तो जब टेंशन टी इधर काम कर रहा है, ये पुली मासलेस है तो टेंशन टी इधर भी काम करेगा, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में से आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो ये देखिए अब इसके ऊपर m1g cos अल्फ़ा लग रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। m1 बॉडी है तो मान ले रहे हैं इसके ऊपर जो लगने वाला रिएक्शन फोर्स है क्या है, n1 है। सिमिलरली इसके सेकेंड वाले मास पे भी क्या होगा, m2g वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो ये बीटा इंक्लिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, m2g cos बीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका m2g sin बीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा m2g sin बीटा, और इस तो क्या करेगा m2g sin बीटा t से मेंटेन होगा, और इधर क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स n2 लगेगा। क्लियर है, एक रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, n2 लगेगा। ओके, तो अब देखिए फोर्स ऑफ कंस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या क्या हो गए, जो टेंशन है ये हमारा फोर्स ऑफ कंस्टेंट है, और जो n2 है ये हमारे क्या हैं, फोर्स ऑफ कंस्टेंट है इस कंडीशन में। और कंस्टेंट का कंडीशन क्या है कि जो ये हमारा सरफेस है ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर, तो ये सब हो गए। अब हम देखेंगे कंस्टेंट फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो देखिए कंस्टेंट फोर्स कौन कौन से हैं उसको पहले लिख लेते हैं, इसको आपको समझने के लिए नोट कर सकते हैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्टेंट फोर्स क्या क्या है इस केस में, n1 है, n2 है एक सेट, और एक सेट किसका है, t है, मतलब t एक है और n1 n2 है। ठीक, तो अब हम देखेंगे n1 n2 के वजह से जो आपका n1 n2 के वजह से जो आपका वर्क हो रहा है वो कितना होगा, इस चीज़ को समझा जाएगा, मतलब वर्चुअल वर्क। अब हम मान ले रहे हैं कि इस मास को थोड़ा सा क्या किए, डिस्प्लेस कर दिए इधर, मतलब थोड़ा सा इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं कि नीचे की तरफ हो रहा है, और वो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो डेल आर हो रहा है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल आर हो रहा है। ठीक, ये कंडीशन मान ले रहे हैं। ओके,
डेल आर आई कह दे रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम डेल आर आई से अभी डिनोट किए थे, तो डेल आर आई कह दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डेल आर आई, क्या है आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हैं। ठीक, तो ये इधर क्या हो रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देखेंगे कि N1 के वजह से उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो मतलब N1 फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो देखिए ये आपका मास है, ये आपका मास है, ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब डेल आर आई इधर हो रहा है और नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है। तो देखिए दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री है, और आपको पता है कि जो वर्क डन होगा N1 की वजह से वो क्या होगा N1 डॉट डेल आर आई होगा, और दोनों के बीच एंगल कितना, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो N1 डेल आर आई कास थीटा, तो कास थीटा का वैल्यू क्या है 90 है, जिसके वजह से जो लगने वाला वर्क डन होगा वो क्या होगा 0 होगा। मतलब N1 कांस्टेंट के फोर्स की वजह से जो लगने वाला जो वर्चुअल वर्क डन होगा, वर्चुअल वर्क डन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेल आर आई हमारा क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो गया 0 हो गया। सिमिलरली अगर N2 के वजह से हम माने कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखिए N2 का कंडीशन क्या है, ये आपका क्या है N2 है, और इधर क्या है आपका अब देखिए N2 ये है। अब जब हम पुली को मास को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जितना ये इधर आएगा वो उतना M2 क्या होगा ऊपर जाएगा। तो अगर डेल आर आई नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा डेल आर आई ऊपर जाएगा। इधर देखिए N2 और डेल आर आई में कितने का एंगल बन रहा है, तो N2 और डेल आर आई क्या है ऊपर की तरफ है, ठीक, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों में 90 एंगल बन रहा है। तो मतलब N2 इंटू डेल आर आई जो होगा तो क्या हो जाएगा N2 इंटू डेल आर आई कास 90 होगा, और ये भी क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जब इन दोनों N1 और N2 के वजह से लगने वाले N1 N2 कांस्टेंट फोर्स के वजह से होने वाला अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 + 0 क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। मतलब इन दो कांस्टेंट फोर्स की वजह से अब तक जो नेट वर्क डन हुआ वो क्या हो गया 0 हो गया। अब अगला टारगेट हमारा क्या है, जो ये TT कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं इनके वजह से देखा जाएगा क्या वर्क डन 0 है कि नहीं। तो अब देखिए मास M1 की बात की जाए, तो जब मास M1 की बात की जाएगी तो उसका कंडीशन कुछ ऐसे है, समझिएगा। M1 की कंडीशन जो है ये M1 है, ठीक, यहाँ मान ले रहे हैं M1 है, ठीक। अब जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है डेल आर आई इधर हो रहा है, और टेंशन क्या हो रहा है इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये जो टेंशन ये भी क्या आपका कांस्टेंट फोर्स है। एक पल के लिए M1 पे लगने वाले को मैं टेंशन को मैं T1 मान ले रहा हूँ, ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। M1 पे लगने वाले दोनों इक्वल होंगे, T दोनों को होगा, बस समझने के लिए T1 मान रहा हूँ। तो T1 इधर है, डेल आर आई इधर है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन भी कांस्टेंट फोर्स है, ठीक। तो इसके वजह से क्या होगा, अब जो यहाँ पे T1 इंटू डेल आर आई होगा वो क्या हो जाएगा T1 डेल आर आई कास 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कास 180 हो जाएगा, और कास 180 का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। तो क्या हो गया T1 डेल आर आई हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन इसके वजह से, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, इधर वाले जो इंक्लिनेशन पे बात कर रहे हैं, तो M2 पे मान ले रहे हैं, जो M2 है हमारा ये M2 है, इस पर एक पल के लिए मान रहे हैं कि जो टेंशन T2 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रहा है इधर ही हो रहा है, मतलब डेल आर आई भी क्या इधर ही है, ये ऊपर ही तो जा रहा है, जब इसको नीचे खींचेंगे ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब जो इनके बीच बनने वाला एंगल है T2 और डेल आर आई के बीच का वो क्या आपका 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे T2 इंटू डेल आर आई, तो ये क्या हो गया T2 और ये डेल आर आई, आपको पता है A डॉट B क्या होता है, A B कास थीटा होता है, तो ये क्या हो गया कास 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया ये T2 डेल आर आई हो गया, ठीक। अब देखिए T1 T2 का मैग्नीट्यूड सेम है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या है T है। तो अब इस T कांस्टेंट फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा उन दोनों का जो सम आ रहा है, एक क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ये अगर दोनों T है तो क्या हो जाएगा ये T डेल आर आई हो जाएगा, और ये क्या होगा T डेल आर आई हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इनका भी सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स जो थे TT और N1 N2 उनके वजह से इस सिस्टम पर लगने वाला जो फोर्स है, इस सिस्टम पर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्चुअल वर्क डन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन के लिए ये सिस्टम क्या है सेटिस्फाई करेगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का एक बेस्ट एग्जांपल ये है।
क्लियर है। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का भी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये किसी कंस्टेंट के कंडीशन को तोड़ नहीं रहा। क्लियर। अब हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा सरफेस है यही लाइन लिखा गया था, ठीक। जो स्टेटमेंट दिए थे कि एज्यूम कंस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वर्चुअल वो क्या है, 0 है, तो वहीं पे तुरंत प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लग गया था और रिजल्ट हमारा मिल गया था। ठीक, आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी आसान है। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम मान लें कि जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का हो रहा है ये क्या हो रहा है, कंस्टेंट के कंडीशन को तोड़ दे रहा है। कंस्टेंट कंडीशन क्या लगाए थे, हम बताए थे ना शुरू में कि जो सरफेस हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब मान लेना है कि इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका क्या है, Fr है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, आपका Fr है। ठीक, तो अब देखिए इस पे अगर फ्रिक्शन लगेगा, ये इधर मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन क्या होगा, इधर लगेगा। मान ले रहे हैं वो Fr है, तो M1 पे जब फ्रिक्शन लगेगा, इसमें मान लेना एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू क्या है, Fr है। तो Fr यम क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, डेल Ri, और Fr क्या होगा, उसको उल्टा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगता है। तीन दोनों के बीच इनके वजह से जो वर्क डन होगा Fr इंटू डेल Ri, तो ये क्या हो जाएगा, Fr डेल Ri cos 180 होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस Fr डेल Ri। ठीक, दूसरा कंडीशन देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स ये भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक, दूसरा कंडीशन देखिए, इस वाले मास पे M2 पे ये इधर मूव कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स उल्टा इधर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Fr इधर लगेगा और इधर क्या हो गया, डेल Ri ऊपर होगा, क्योंकि जब नीचे जितना सरकेगा उतना ऊपर ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, Fri इंटू डेल Ri, ये भी क्या होगा, Fr इंटू डेल Ri cos 180 होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस Fr डेल Ri इसका वैल्यू आ रहा है, तो क्या माइनस माइनस 0 होगा, दोनों सेम वैल्यू है लेकिन माइनस साइन के साथ है, सेम साइन के साथ है। तो इस कंडीशन में अब जो फ्रिक्शनल फोर्स वाला कंडीशन हम ला रहे हैं वो भी कंस्टेंट फोर्स है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो नेट वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, -2 टाइम्स Fr डेल Ri होगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, वायलेशन किया, मतलब कंडीशन को तोड़ा कंस्टेंट का और फ्रिक्शन सरफेस मान लिया, फ्रिक्शनल सरफेस मान लिया, तुरंत क्या होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो ये कंडीशन में बता दिया कि कब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को फॉलो करेगा और कब नहीं फॉलो करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाया जाता है काफ़ी एनर्जी लगता है उसमें। अगर आप वैल्यूएबल फीडबैक देंगे तो और अच्छा कंटेंट लाया जाएगा और आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।